गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट किया था। तो उसका नेक्स्ट पार्ट आज देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, टाइप, मेथड टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज यू कैन सी, ये जो स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ ये मेरा हैंड रिटन नोट से, वहां से ही मैं डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। जैसे ए, सपोज रिएक्शन है ए टू प्रोडक्ट्स, जब टी इक्वल टू जीरो है, मतलब रिएक्टेंट, जब सिर्फ रिएक्टेंट है सिस्टम में, प्रोडक्ट नहीं बना, उस टाइम पे ए जीरो है रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके। उसके बाद टी इक्वल टू टी, कुछ टाइम बाद जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का हो गया वो ए हो गया, ए या ए टी ऐसे भी हम लिखते हैं, आपने देखा था। ओके। ये जो ए है, इसको हम स्मॉल ए माइनस एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट जितना बना है उसको हम एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, मैंने बताया था आपको। तो ए जीरो से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो पहले नहीं बना जब टी इक्वल टू जीरो था, बट टी इक्वल टू जब टी है तब प्रोडक्ट बना। कितना बना? अगर हम अब कैपिटल ए या कैपिटल ए जीरो इस फॉर्म में लिखेंगे तो पहले ए जीरो था, अब ए है, तो जितना कम हुआ उतना ही प्रोडक्ट बना होगा। तो प्रोडक्ट होगा ए जीरो माइनस ए, तो इतना प्रोडक्ट बना होगा। अब यही जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ए जीरो को अगर हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो ए माइनस एक्स मतलब ए से एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट बना है। तो इसीलिए ए इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए माइनस एक्स हम लिख सकते हैं, एंड प्रोडक्ट की जगह हम एक्स लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप कैपिटल ए जीरो या कैपिटल ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो हम मेन एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, माइनस डी ए डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर, अब टू होगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे सेम तरीके से जैसे हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में देखा था, तो आपको फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है ये मिलेगा, वन बाई ए टी माइनस वन बाई ए जीरो इक्वल टू के टी। अब ये जो ए टी है, ए टी मतलब ये ए ही है, ठीक है, ये जो ए है वही है ए टी। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, वन बाई ए टी माइनस वन बाई ए जीरो इक्वल टू के टी। ए टी है रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ए जीरो है रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के है रेट कांस्टेंट, टी है टाइम। तो रिएक्शन हमने ए जीरो से स्टार्ट किया था, टी टाइम बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए टी रह गया है। ओके। तो एक बार टीआईएफआर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, मतलब टीआईएफआर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा था कि वन बाई एटी वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा, वन बाई एटी वर्सेस टी का। तो ये जो वन बाई एटी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आप ला सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन है उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, वन बाई एटी इक्वल टू वन बाई जीरो प्लस के टी। तो ये है हमारा y एक्सिस पे, है ना, y एक्सिस पे यही है। x एक्सिस पे क्या है, ये है t है, तो ये हो गया x। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो ये एक पॉजिटिव स्लोप वाला एक ग्राफ होगा, जिसमें जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, y इंटरसेप्ट का वैल्यू है वन बाई ए जीरो, एंड जो स्लोप है, स्लोप का वैल्यू है k, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ दिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देख लिया, ये सेगमेंट भी हमने पढ़ लिया। अब जैसे हमने टी हाफ कैलकुलेट किया था, देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, पहले जो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मैंने जितना डिटेल में डिस्कस किया था, इसको सेम तरीके से करना है, इसीलिए हम उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो टी हाफ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा वन बाई ए के। अभी स्मॉल ए जो है वही कैपिटल ए जीरो है, ठीक है, तो वो सेम ही है। तो टी हाफ इक्वल टू आएगा वन बाई ए के। मतलब आप देख सकते हो कि टी हाफ जो है, हाफ लाइफ जो है, वो रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर एक रिएक्टेंट, सॉरी, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू वन बाई, अच्छा हाँ, ये भी है वन बाई के, इसका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड वन बाई ए इसका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था इनिशियली ए जीरो, अब ए जीरो ही जो है वही ए है ना। तो सपोज उससे आधा होने में 10 मिनट लगता है, मतलब इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स अगर है तो ए जीरो बाई टू से ए जीरो बाई फोर जाने में फिर उसका डबल टाइम लगेगा।
है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आधा हो रहा है, टाइम डबल लगेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन अगर हाफ हो रहा है तो टाइम डबल लगेगा, तो 10 मिनट से 20 मिनट लगेगा, फिर 20 से 40 मिनट, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा। एंड जो यहाँ पर टी क्वार्टर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/AK, यहाँ पर आया 1/AK, यहाँ पर आया 3/AK। 3/AK मतलब 3 × 1/AK, अब 1/AK की जगह पर आप टी हाफ रख सकते हो, तो 3 × टी हाफ। तो ऐसे हम टी हाफ एंड टी क्वार्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको लेक्चर नहीं देखना, मेरे साथ साथ जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ इसके साथ आपको नोट भी बनाना है। ओके, सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन आर डिफरेंट, ये आ गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एक एडवांस्ड केस। अब इस केस को समझते हैं ये क्या है। जैसे हमने लिखा था यहाँ पर ए से प्रोडक्ट बन रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब आप मान सकते हो कि अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यहाँ पर दो ए होगा एक्चुअली, A+A। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप होता है तो यहाँ पर एटलीस्ट दो सब्सटेंस, यहाँ पर दो सब्सटेंस रहना चाहिए यहाँ पर। तो इसीलिए हम A² लिख रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ए का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो भी स्मॉल ए था, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन जो था वो स्मॉल ए था। सपोज आप ऐसे मान लो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सपोज एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है एंड इसका जो ऑर्डर अगर 2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दो आर मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो आर मॉलिक्यूल होगा, तभी n = 2 आएगा अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो हम ये लिखेंगे कि -dA/dt = K A⁴ ये क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि हम मान रहे हैं कि इसका भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था, इसका भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था, तो A⁴ बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ये ए हो, इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने दोनों जो रिएक्टेंट है उसको अलग लिया हो हमने। ठीक है, हमने दोनों जो रिएक्टेंट है वो हमने अलग लिया है, तो यहाँ पर A' हमने लिया सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर अलग होता है तब एक्सप्रेशन क्या आएगा? तब तो ये A² नहीं बनेगा, तो A × A' ऐसा कुछ बनेगा ना, तब भी तो सेकेंड ऑर्डर ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 1 है, यहाँ पर ऑर्डर 1 है, तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर तो 2 ही है। बट यहाँ पर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो इसका एक अलग केस बन जाता है, जो कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में नहीं बनता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, दो जो रिएक्टेंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट है, तब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? जो फाइनल इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमने बनाया 1/80 - 1/0 = KT, वो एक्सप्रेशन क्या बनेगा वही हमें देखना है अभी। ठीक है, अब देखते हैं। सपोज A+B जो है ये बना रहा है हमारा C। ठीक है, अब जो सपोज T = 0, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो था, सॉरी, जब टाइम जीरो था, तब ए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था स्मॉल ए, बी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था स्मॉल बी। उस टाइम पे सी नहीं बना क्योंकि T = 0 है, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हो रहा है। एंड T = T कुछ टाइम बाद ए से कुछ डिसोसिएट होगा, बी से कुछ डिसोसिएट होगा, सपोज वो डिसोसिएट हो रहा है एक्स अमाउंट, वो डिसोसिएट हो रहा है ए से भी बी से भी, तो A-X B-X, एंड फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है सी। अब जो रेट एक्सप्रेशन आएगा, तो K × A B, ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कुछ आएगा। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या है? A-X एंड B-X, यही है। A-X एंड B-X, यही तो है ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, रेट = -dA/dt -dB/dt, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्लास में देखा था कि अगर दो रिएक्टेंट है उसको इनिशियल जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उस टर्म में हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, =dC/dt, ऐसे हमने पहले क्लास में स्टार्ट किया था ना। एंड ये =K × AB ये होगा। अब R = रेट =-D, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ए का कॉन्सेंट्रेशन है देखो A-X, तो कैपिटल ए की जगह हम A-X लिख रहे हैं, एंड जो बी की जगह है वहां पर हम B-X लिख रहे हैं। तो जो भी हम करते हैं A-X या B-X, तो फाइनली तो हमारा रेट का एक्सप्रेशन dx/dt यही आ रहा है, रेट। सो रेट हो गया हमारा dx/dt = K का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन। सो यही हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन नहीं, मतलब बिफोर इंटीग्रेशन ये एक्सप्रेशन आया। अब dx/dt = K × A-X B-X, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये देखो यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस दिखा हुआ है, तो वो मैं पूरा नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो
इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप खुद देख लेना। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो यही है, के टी इक्वल टू 1/a-b ln b इंटू a-x/a इंटू b-x। अब यहाँ पर देखो, a-x/b-x ऐसा है, तो यहाँ पर a का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे a-b है, तो a का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यही जो एक्सप्रेशन है, यही जो एक्सप्रेशन हमने लिखा, यहाँ पर अगर आप a-b को b- से लिखते हो तो एक माइनस साइन आएगा आगे। माइनस साइन अगर आएगा तो एलएन के अंदर जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाता है, वो इन्वर्स हो जाता है। तब देखो एलएन के अंदर जो है वो हमने इन्वर्स कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गया, बी जब ज्यादा है तो ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन तो हमने बोला था, ये केस क्या था कि एक ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। तो अलग है मतलब अलग कैसे है, कौन ज्यादा है कौन कम है? तो ए अगर ज्यादा है तो पहला एक्सप्रेशन, बी अगर ज्यादा है तो सेकेंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर अगर हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करने जाए तो देखो यहाँ पर तो दो रिएक्टेंट है, ए एंड बी। हाफ लाइफ मतलब क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट दो है तो किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे? ए का कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है, या बी का कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है। तो दो केस बनेगा यहाँ पर। हाफ लाइफ ऑफ बी पहले हम कैलकुलेट करना देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? b-x मतलब बी का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो होगा b/2, मतलब बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई टू होगा हाफ लाइफ जब होगा। तो जहां पर बी ज्यादा है तो वो जो एक्सप्रेशन है, सॉरी, हाँ, के टी बी मतलब बी का हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वल टू 1/a-b ln b/a-x/a-b-x। जो ये जो b-x है वहां पर हम b/2 ये पुट कर रहे हैं। ठीक है। ये अगर हम पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होने पर फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा। ठीक है। ये एक्सप्रेशन आया। अब सिमिलरली ए का बी का हो गया। अब उसके बाद हम ए का भी कर सकते हैं ऐसे। सो सिमिलरली टी हाफ ऑफ ए कैन बी डिराइव्ड, एंड हम देखेंगे कि टी हाफ ऑफ ए एंड टी हाफ ऑफ बी आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल ही होगा क्योंकि ए एंड बी का जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो अलग था। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था स्मॉल ए, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था स्मॉल बी। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में, बी का कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में जितना टाइम लगेगा वो भी अलग ही होगा, है ना? ओके। तो यही हो गया हमारा एक्सप्रेशन। और एक एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक रिएक्शन है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, उसका मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो है सेकेंड ऑर्डर ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। क्या है? सेकेंड ऑर्डर ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन का मतलब ए से, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन का मतलब है ए से बी बन रहा है, एंड बी जो है वो यही रिएक्शन जो है इसको कैटालाइज कर रहा है। ठीक है। मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है। यहाँ पर ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज ए, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज बी। तो ऐसे करके सपोज ए का एक्स अमाउंट डिकम्पोज हुआ तो बी में एक्स अमाउंट ऐड होगा। तो ऐसे करके हमारा फाइनल एक्सप्रेशन सेकेंड ऑर्डर का आएगा ये। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल बन जाता है जेई एडवांस के लिए, या आईआईटी जैम टीआईफर के लिए। इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि सेकेंड ऑर्डर ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन जब होगा तब रिएक्शन का रेट का जो एक्सप्रेशन है वो ये आएगा। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं हम काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। अब हम एक जनरलाइज्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम n ही रखेंगे एक्सप्रेशन पे, माइनस डी ए डी टी इक्वल टू के ए टू द पर n। तो n रख के ही जैसे हम कैलकुलेट करते थे ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखना थोड़ा, ये आप खुद देख सकते हो कि यहाँ से ये आएगा, फिर ये एक्सप्रेशन हो गया, फिर यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ये 1/n-1 फर्स्ट ब्रैकेट 1/a⁴ माइनस 1/a⁻n-1 इक्वल टू के टी। ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर कैपिटल ए जीरो ये सब को हमने a-x, ए स्मॉल ए ऐसे टर्म में चेंज कर दिया है, वो तो आप कर ही सकते हो, है ना? सिर्फ आपको स्मॉल ए जीरो के जगह पर
सॉरी, कैपिटल A0 की जगह पर स्मॉल ए लिखना है, एंड कैपिटल ए की जगह पर A-6 लिखना है। दैट मीन्स द सेम। ओके, यहाँ से हम हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एन लिख के कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो के टी हाफ है, के टी हाफ, ये जो हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ किसके साथ वेरी कर रहा है? ये हाफ लाइफ वेरी कर रहा है, देखो। एक सेकेंड। ये जो टी हाफ है, ये वेरी कर रहा है A0 to the power n-1 के साथ इनवर्सली। सो टी हाफ एंड टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर n-1। तो ये आपको याद होना चाहिए। एंड ये जो nth ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर एक्सप्रेशन में एक n-1 आ गया है ना। तो यहाँ पर अगर n=1 होता है, तब तो ये एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाएगा, सॉरी 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस जो मतलब ये जो रिएक्शन है, इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो n=1 के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर n=1। समझ गए? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, टी हाफ जैसे हमने कैलकुलेट किया था, हम टी क्वार्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन द सेम वे। तो टी क्वार्टर के एक्सप्रेशन ये आ गया 1/n-1, 4 to the power n-1 - 1 by A0 to the power n-1 इक्वल टू के टी क्वार्टर। चलो, अब एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। आंसर दिया हुआ है, बट खुद खुद सॉल्व करो। प्लॉट एल एन टी हाफ वर्सेस एल एन ए। एल एन टी हाफ वर्सेस एल एन ए कैसे करोगे आप? ये जो टी हाफ का जो एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने लिखा है, उससे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं टी हाफ वर्सेस एल एन एट। तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू हमने लिख लिया। तो A to the power 1 - n आ रहा है, क्योंकि नीचे 1 - n - 1 है, तो ऊपर जाके 1 - n होगा। ओके, तो ये जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू जब लाएंगे, तब एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो कांस्टेंट हमने यहाँ पर थीटा लिखा है, आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर दोनों साइड पे एल एन लगा लो, फिर तो एक्सप्रेशन आ ही गया। तो फाइनली यही होगा आपका ग्राफ जो है। एक ग्राफ होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा विथ पॉजिटिव स्लोप। सच में पॉजिटिव स्लोप। इंटरसेप्ट तो होगा एल एन थीटा, बट स्लोप जो है, ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है यहाँ पर 1 - n, यही है स्लोप का वैल्यू। ये तो है हमारा एक्स एक्सिस का वैल्यू है ना, वो एल एन ए। ये है हमारा वाई एक्सिस का वैल्यू। तो एम जो है, मतलब स्लोप का वैल्यू है 1 - n। तो एम का स्लोप का वैल्यू है 1 - n। अब स्लोप अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा दिखता है, स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसा दिखता है। तो एम का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है। स्लोप पॉजिटिव इफ एन लेस देन 1, है ना। एन अगर लेस देन 1 होता है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से अगर लेस देन 1 कुछ चीज माइनस करेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा। एंड स्लोप अगर स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, तब एन ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कितना ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ऐसे आपको रिएक्शन दे देगा हाफ, सपोज n=0.5, मतलब हाफ ऑर्डर का रिएक्शन है। तब अगर ये एक्सप्रेशन आपसे पूछ ले, तो हाफ n=हाफ मतलब क्या है? m का वैल्यू होगा पॉजिटिव, 1 - हाफ पॉजिटिव अगर होगा तो पॉजिटिव ही स्लोप होगा, है ना। तो ग्राफ ऐसे ही आएगा। ओके, तो n ऑर्डर रिएक्शन भी हमने देख लिया है। अब पढ़ते हैं सीयूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सीयूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है, सीयूडो ऑर्डर रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे। अब एक टाइप का रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं सीयूडो ऑर्डर रिएक्शन। सीयूडो ऑर्डर रिएक्शन, सीयूडो मतलब क्या है? सीयूडो का मतलब यही होता है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसका ही मतलब है सीयूडो। हो कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये केएल कपूर से लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। व्हेन द रिएक्शन ऑफ
हायर ऑर्डर रिएक्शन, व्हेन अ रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर इज स्टडीड, इट इज स्टडीड एज लोअर ऑर्डर रिएक्शन। जब एक हायर ऑर्डर रिएक्शन को हम पढ़ते हैं, आपने देखा कि जब हम हायर ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उतना जो रेट एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए, हायर ऑर्डर रिएक्शन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए, हम उसको पढ़ते हैं लोअर ऑर्डर रिएक्शन के टर्म्स में, बाय यूजिंग सम अप्रोक्सीमेशन ऑब्वियसली। आप कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तभी आप वो जो इक्वेशन है उसको छोटा कर पाओगे। देन सच रिएक्शन इज नोन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन तो उसकी तरफ, मतलब रिएक्शन जैसा है वैसे ही हो रहा है, बट उस रिएक्शन का ऑर्डर सपोज कुछ ज्यादा है, सपोज 3.5 है, तो उसका जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो सब लेके कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। सपोज एक ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, उसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है, तो उसका रेट एक्सप्रेशन लेके कैलकुलेशन करना कितना डिफिकल्ट है। तो उसको, मतलब उसके ऊपर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, लगा के उसको छोटा कुछ ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब, ठीक है। मतलब ये एक एजम्पशन है। एजम्पशन तो हम बहुत जगह लेते हैं साइंस में, है ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो एक सीयूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है वो एक सीयूडो ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? इथाइल एसीटेट, इसका नाम है इथाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C2H5। इथाइल एसीटेट को अगर हम वाटर से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो बनता है, हाइड्रोलिसिस होता है इसका, बनता है एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। ये अगर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर होगा 3, क्योंकि 3 टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेट एक्सप्रेशन होगा R=K इंटू एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, H+ का कॉन्सेंट्रेशन। हम, देखो हम R का एक्सप्रेशन ये इसीलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसीलिए तो हम 1 1 1 इसको ऑर्डर हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन फैक्ट होता है। ऑर्डर को तो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं ना, रिएक्शन देख के तो नहीं लिख सकते। ऐसा रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में जाता है तब हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं हम कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिख दिया, सबका पावर 1 1 1। अब देखो H+ जो है यहाँ पर ये कैटलिस्ट है। मतलब कैटलिस्ट जो है विथ टाइम इसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है ना, क्योंकि कैटलिस्ट तो अल्टीमेटली रिएक्शन के बाद जितना आपने डाला वही एज इट इज रह जाता है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या ये H+ चेंज होता है? नहीं चेंज होता। तो ये H+ ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ये कांस्टेंट है ना, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि ये कैटलिस्ट है, यहाँ पर कैट लिखा हुआ है, कैट फॉर कैटलिस्ट। ओके, के भी ये रेट कांस्टेंट, एंड ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट मिला के कांस्टेंट ही हो जाएगा एक। तो पूरा H+ को एंड के को लेकर हम एक ही कांस्टेंट मान लेंगे, राइट। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये वाटर के अंदर हमने इथाइल एसीटेट डाला है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है ना। ये जो मीडियम है यहाँ पर रिएक्टेंट जो वाटर है, वाटर के अंदर हमने डाला है ये जो इथाइल एसीटेट है वो, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है जितना रिएक्शन हुआ होगा उतना वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या उसके अंदर सफिशिएंट कुछ चेंज होगा? सपोज यहाँ पर 1 लाख वाटर मॉलिक्यूल है, बट एसिटिक जो इथाइल एसीटेट हमने डाला है वो 10 डाला है, तो 10 इथाइल एसीटेट 10 वाटर को लेकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये 1 लाख वाटर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में वो 10 जो वाटर मॉलिक्यूल चला गया, क्या ये कुछ मायने रखता है? नहीं रखता। तो ये जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन का जो कम हो रहा है विथ रिएक्शन, दैट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। इसलिए देखो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसीलिए हमने माना कि इफ वाटर इज इन एक्सेस, वाटर अगर एक्सेस में है मतलब ज्यादा है, तो हम मान सकते हैं कि ये जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसीलिए वाटर का जो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया एंड के भी कांस्टेंट, तो सब मिला के एक कॉमन कांस्टेंट लाओ, फिर सिर्फ इथाइल एसिडेट का कॉन्सेंट्रेशन बच रहा है। तो अब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट क्या ये नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर है? यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा के फर्स्ट ऑर्डर हमने बनाया है फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर इजियर कैलकुलेशन। इसलिए इसको हम बोले कि ये एक सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
सीयूडो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम ये वाटर के अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। उस सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन लेके हमको कैलकुलेट करना पड़ता, फाइनली जो एक्सपेरिमेंट है वो करना पड़ता, तो वो सीयूडो सेकेंड ऑर्डर हम बोलते हैं उसको, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लगा है। बट यहाँ पर हम बोलेंगे इसको सीयूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लगा लगा के, 2 बार लगा के हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना दिया इसको, है ना। तो यही है, मिल्क से जो कर्ड होता है, ये जो रिएक्शन है, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सीयूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीयूडो, ये जो सीयूडो को साई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्रीक लेटर साई जो है, ग्रीक अल्फाबेट साई जो है, साई से सीयूडो ये जो वर्ड है इसको डिनोट किया जाता है, तो इसलिए हमने साई फास्ट मतलब सीयूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे लिखा है। तो सपोज आपको सीयूडो ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ आया होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर, सीयूडो ऑर्डर, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का लास्ट टॉपिक है, ये जो ऑर्डर है रिएक्शन का, मैंने बोला कि ये जो ऑर्डर है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट है कि नहीं। जो रिएक्शन का ऑर्डर है ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट कर, मतलब इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट करके कैसे डिटरमाइन करेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टोटल 6 वेज है, 6 मेथड है जैसे जिससे हम रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, एक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, एक है हाफ लाइफ मेथड, एक है वैन हॉफ डिफरेंशियल मेथड, एक है रेशियो वेरिएशन मेथड, एक है ऑसवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ये सबसे इजी है क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ होता है, सपोज एक पर्टिकुलर समथिंग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, उसका समथिंग वर्सेस समथिंग हमने ग्राफ बनाया है। उसका ग्राफ जैसा आएगा, वही पैरामीटर के बेसिस पर अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनाए तो कुछ अलग आएगा, थर्ड ऑर्डर का कुछ अलग आएगा, सेकेंड ऑर्डर का कुछ अलग आएगा। तो ऐसे ग्राफ बना के भी हम देख सकते हैं कि वो ग्राफ कौन से ऑर्डर का रिएक्शन के साथ फिट बैठ रहा है। जैसे कि अगर हम a-x वर्सेस टी मतलब टाइम, इसका ग्राफ बनाए, एंड अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है विथ नेगेटिव स्लोप, तो इसका ऑर्डर आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डेफिनेटली ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये फीचर है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फीचर ही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब हमने करा था तो हमने ऐसे एक्सप्रेशन देखे थे, ठीक है, जहां से हम ये ग्राफ भी हम ड्रॉ कर रहे थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में a-x वर्सेस टी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है विथ नेगेटिव स्लोप, मतलब रिवर्सिबली आप बोल सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के a-x वर्सेस टी का स्ट्रेट लाइन आएगा विथ नेगेटिव स्लोप। अगर एलियन a-x वर्सेस टी, ये जो ग्राफ है ये अगर नेगेटिव आता है विथ सॉरी ये अगर स्ट्रेट लाइन आता है विथ नेगेटिव स्लोप, तब ये होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर 1/a-x वर्सेस टी ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आएगा विथ पॉजिटिव स्लोप, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर 1/a-x स्क्वायर वर्सेस टी, ये अगर स्ट्रेट लाइन आता है विथ पॉजिटिव स्लोप, तो रिएक्शन का ऑर्डर 3 होगा। तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पर वो जो एक्सपेरिमेंट है वहां पर हमने रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है वो तो हमें पता है। विथ टाइम कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, विथ टाइम कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। सपोज a-x क्या है, a-x से कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। सपोज जो रिएक्शन हमने किया है
उसमें जो रिएक्टेंट है वो कुछ केमिकल फीचर शो करता है, मतलब उसका कोई हम टाइट्रेशन कर सकते हैं, वो कोई कलर चेंज दिखा सकते हैं, वो कोई फ्लोरोसेंस दिखा सकता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी यूज करके हम एक्चुअली टाइट्रेट करते हैं, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। A-X अगर हमें पता है, मतलब विथ टाइम कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सपोज 5 मिनट बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा हुआ है, 10 मिनट बाद कितना बचा हुआ है, 15 मिनट बाद कितना बचा हुआ है, 20 मिनट बाद कितना बचा हुआ है, ये अगर एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो हम ऐसे A-X का डाटा एंड टी का डाटा हमारे पास है, तो हम ऐसे सारे जो एक्सप्रेशन हैं सब जगह पर हम ये अप्लाई करके देखेंगे कि कहाँ पर ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो जहां पर फिट बैठेगा वो उतना ही करस्पॉन्डिंग ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो ऐसे आप ग्राफिकल मेथड से रेट डिटरमाइन कर सकते हो। सेकंड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि आपको A0 पता होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट कितना आपने लिया है। ये तो आपने रिएक्शन लगाया है तो आपको पता ही होगा कि कितना रिएक्टेंट लेके आपने रिएक्शन स्टार्ट किया। एंड आपको 80 नोन एट डिफरेंट टेम्परेचर, सॉरी डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम पे आपका रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पहला जो मेथड था वहां पर आपको अगर A0 है जो है, ये अगर आपको पता नहीं है तब भी चलेगा। विथ टाइम आपको 80 पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो A-X है वही तो 80 ही है ना। तो 80 वर्सेस टी, 80 एंड टी, ये आपको पता होगा तो आप पहले मेथड से जा सकते हो। बट A0 अगर आपका नोन है तो A0, 80 एंड टी ये एक्सप्रेशन यूज करके आप के का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। सपोज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हमने रेट एक्सप्रेशन क्या पढ़ा है, ये देखो 1/80 -1/A0 = KT। आप अगर 80 जानते हो, A0 जानते हो, T जानते हो, तो आप K का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो ऐसे ये जो एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट से आप ये कर रहे हो वहां पर सपोज आपके पास 50 डाटा है, 50 80 का वैल्यू है, 50 टाइम का वैल्यू है। A0 आप जानते हो, इसका तो वैल्यू फिक्स्ड ही है। तो ये जो पूरा डाटा आपके पास है, 80 T एंड A0, ये एक एक डाटा को यूज करके आप के का वैल्यू निकालोगे हर एक जगह पर। के का वैल्यू आएगा आपके पास। अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है तब आपको नहीं लगता कि के का वैल्यू हर जगह सेम होगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का के का वैल्यू, ये सेकेंड ऑर्डर अगर होगा तो हर एक जगह के का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का के का वैल्यू सेम है ना। सेम रिएक्टेंट है, सेम प्रोडक्ट है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तब के का वैल्यू सेम ही आएगा। बट अगर ये डिफरेंट आता है तो मतलब क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर नहीं है। अब देखो, ये जो डाटा है, ये आपने सेकेंड ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन में बैठा के ये के निकाला था आपने, तो वैल्यू डिफरेंट आ गया। तब यही सेम डाटा यूज करो करके आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बैठाओ, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो जो रेट एक्सप्रेशन है, AT = A0 e⁻ KT, यह पर लगा के आप के का वैल्यू वहां से कैलकुलेट करो। ये अगर सेम आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर था, अगर नहीं आता फिर जीरो से ट्राई करो। तो ऐसे ट्रायल एंड एरर करके हम यहाँ से भी ऑर्डर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो दोनों मेथड है, इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि आपको रेट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। बट अगर एक रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में है तो वो तो आप रेट एक्सप्रेशन आपको वो याद नहीं होगा, एंड वो तो कोई डिराइव करके रखता भी नहीं है ना। तो 0 1 2 3, जो इंटीजर वैल्यू वाला जो रेट, जो ऑर्डर वाला जो रिएक्शन है, वहां पर ये जो मेथड 1 एंड मेथड 2 ये काम आएगा, क्योंकि यहाँ से आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो। बट अगर ये 1.36 ऑर्डर का रिएक्शन हुआ तब कैसे करोगे आप। तब आता है हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि है हाफ लाइफ मेथड। हमने nth ऑर्डर रिएक्शन में देखा था कि हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू 1/A⁻n−1। सपोज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, जब A1 जो एक ही रिएक्शन है, मतलब वो जो है, जब A10 इनिशियल रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज उस टाइम पे टी हाफ है, टी हाफ 1 डैश, सॉरी डैश नहीं है यहाँ पे, सिर्फ टी हाफ 1। ओके,
अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सेम रिएक्शन, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर A20 है, तब सपोज हाफ लाइफ है T12, T12 1, T12 2। अब ये जो T12 1 है, ये भी प्रोपोर्शनल होगा। देखो, जब रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A10 है, तब ये एक्सप्रेशन बनेगा ना इसका करस्पॉन्डिंग, T12 1 प्रोपोर्शनल टू 1/A01 to the power n-1। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A02 होगा, तब एक्सप्रेशन ये बनेगा। सिर्फ ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हमने T12 के जगह T12 1 T12 2 करा है, एंड A0 to the power n-1 के जगह पर अब A01 A02 करा है हमने। इसको आप डिवाइड करो, T12 1/T12 डिवाइड करोगे तो इक्वल टू बनेगा A20/A10 to the power n-1। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है, यहाँ पर दोनों साइड पे लॉग ले लो, लॉग या एलएन ले लो, ठीक है। एलएन लोगे तो यहाँ पर ऐसा आएगा, मैं यहाँ पर डिराइव ही कर देता हूँ ऊपर यहाँ पर। ये जो एक्सप्रेशन है, इसका नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ। इसका नेक्स्ट लाइन है एलएन, सॉरी, एलएन T12 1 की जगह मैं T1 लिख रहा हूँ, ठीक है, इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आप T12 1 लिखना, T1/T2 इक्वल टू एलएन A2/A1 to the power n-1, है ना। अब एलएन के अंदर कुछ होगा और उसके ऊपर पावर होगा तो n-1 आगे आ जाएगा, है ना, पावर आगे आ जाता है, n-1 एलएन A2/A1। अब एलएन A2/A1 को एलएन T1/T2 यहाँ पर, इसको इसके नीचे लेके जाओ, ठीक है, तो डिवाइड करो इससे। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, एलएन T1/T2 A2/A1 इक्वल टू n-1। n-1 को -1 को आप इस साइड पे लाके +1 कर सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे कि ये +1 इक्वल टू n। तो देखो यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, n इक्वल टू ये। तो यहाँ पर आपको सिर्फ रिएक्टेंट का दोनों, दो केस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, एक ही रिएक्शन का दो डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, एंड उसका करस्पॉन्डिंग जो हाफ लाइफ है वो बताया जाएगा आपको। इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी आए, क्योंकि ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू जो आएगा वो नॉट नेसेसरी कि आपको 0 1 2 ऐसा ही आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी यहाँ से अच्छे से आप डिटरमाइन कर सकते हो, जो कि पहले दो मेथड में नहीं कर सकते थे। चलो, नेक्स्ट है वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, नाउ देखो, आपको पता है कि रेट प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पावर एन, एन का मतलब है रिएक्शन का ऑर्डर, एंड ये ऑर्डर ही तो है एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, इसको ही तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर किसी तरीके से हम, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 है, ए का, उस टाइम पे आप रेट का वैल्यू आप पता लगा सकते हो कैसे भी करके, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके, कैसे भी करके। अगर आपको R1 पता है एंड A2, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर A1 लेते हो तब रेट R1, जब A2 लेते हो तो तब रेट R2, ऐसा अगर होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि R1 प्रोपोर्शनल टू A1 to the power n, R2 प्रोपोर्शनल टू A2 to the power n। अब वहां पर R1/R2 कर दो, A1/A2 to the power n हो जाएगा। सिमिलरली एलएन लगाकर, एलएन या लॉग लगाकर ऐसे इनका वैल्यू आप ऐसे पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है, यहाँ से नेट एग्जाम में दो बार क्वेश्चन आया है इससे पहले, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर दो बार क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। चलो, नेक्स्ट है रेशियो वेरिएशन मेथड। अब ये जो रेशियो वेरिएशन मेथड है, ये जो क्लास 12 है, इसका जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, वहां से ही इसका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है, इसको मैं अपने हिसाब से आपको समझाता हूँ। सपोज, इसका मतलब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर वेरी वन रिएक्टेंट कीप अदर्स कांस्टेंट। ये आप, इसका लॉजिक आप ये रट लो कि वेरी वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट को वेरी करना है, बाकी सबको कांस्टेंट रखना है। सपोज एक रिएक्शन ऐसा है जहां पर डबलिंग A0, मतलब जो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको अगर आप डबल कर रहे हो, मतलब A से 2A कर रहे हो,
तब अगर रेट डबल हो रहा है, ध्यान से देखो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप डबल कर रहे हो, रेट भी डबल हो रहा है, तो मतलब वो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन था। क्योंकि क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एन है ना। तो अगर आप ए को डबल कर रहे हो, रेट भी डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो एन का वैल्यू ऑब्वियसली 1 था। अगर आप ए को डबल करते हो, आर में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, मतलब क्या है, इसका डबल करने पर भी कोई इंपैक्ट नहीं बन रहा है, तो मतलब डेफिनेटली इसका पावर में जीरो होगा। क्योंकि यहाँ पर कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना भी टाइम्स बना लो, पावर अगर जीरो होगा तो टोटल इक्वल टू समथिंग टू द पावर जीरो इक्वल टू 1, मतलब कुछ भी नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो मतलब अगर रेट अनचेंज्ड है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर 2 गुना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट 4 गुना हो रहा है, यहाँ पर हमने 2 गुना बढ़ाया है, ये 4 गुना बढ़ रहा है, मतलब क्या है, टू टू द पावर कितना था कि 4 गुना होगा, टू टू द पावर ऑब्वियसली 2 था, इसलिए 4 हुआ है। तो तब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, है ना। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना बढ़ाने पर रेट 8 गुना हो रहा है, मतलब टू टू द पावर क्या था, यहाँ पर टू टू द पावर 3 था, इसीलिए ही 8 हो रहा है। तो अगर 8 गुना हो रहा है तो एन का वैल्यू 3 था, है ना, तो ऑर्डर 3। ठीक है। अब देखो, सपोज ए और बी दो रिएक्टेंट है, ए का कॉन्सेंट्रेशन है ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन है ए। तब है रिएक्टेंट का जो जो रिएक्शन का रेट है वो R1 है। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ाया है, बढ़ा के डबल किया है, बी का कॉन्सेंट्रेशन मैंने सेम रखा है, तो रिएक्शन का रेट बन गया A2, एंड सॉरी R2। जो R2 है वो 2R1 है, मतलब जो रेट है वो डबल हो गया है। मतलब रेट आप देख रहे हो, R2 इक्वल टू 2R1 का मतलब क्या है, रेट डबल हो गया है। तो अब देखो, ए का कॉन्सेंट्रेशन मैंने चेंज किया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन मैंने चेंज किया है, डबल किया है, तब रेट डबल हो रहा है। तो मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या था, तो आर प्रोपोर्शनल टू ए के रिस्पेक्ट में पावर 1 था। ठीक है। तो ये हो गया रेशियो वेरिएशन मेथड। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये सॉल्व करो आप, देखते हैं कितना कर सकते हो, कितना समझ आया आपको। ये एंट्री नंबर है, मतलब एक्सपेरिमेंट सेट है, ए का कॉन्सेंट्रेशन है, बी का कॉन्सेंट्रेशन है, ये हाफ लाइफ है। अब देखो, आप 4 डाटा सेट है, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 500 है, बी का 10 है, तब हाफ लाइफ 60 है। 520 है तो 60 है, ये है तो ये है, इसको आप कैसे करोगे। इसको आप कैसे करोगे। देखो, टी हाफ 60 है, यहाँ पर भी 60 है, हाफ लाइफ। ए का कॉन्सेंट्रेशन भी 60 है, देखो बी चेंज हुआ है, ए चेंज नहीं हो रहा, हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा। ए जहां पर भी चेंज हो रहा है, हाफ लाइफ चेंज हो रहा है। तो क्या आप बोल सकते हो कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू A0, A0 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि A0 जहां पर चेंज हो रहा है तब हाफ लाइफ चेंज हो रहा है। देखो A0 20 से 10 हुआ है, हाफ लाइफ 30 से 60 हुआ है ना। क्या है, तो मतलब क्या हुआ है यहाँ पर ऑर्डर। समझ आया कुछ। टी हाफ कांस्टेंट इफ B0 इज चेंज्ड। B0, सिर्फ B0 हम कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, देखो ये जो है यहाँ पर ए तो फिक्स्ड है, सिर्फ B0 हम चेंज कर रहे हैं। B0 जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये हाफ लाइफ फिक्स्ड है। हाफ B0 चेंज कर रहे हैं, ध्यान से समझना, B0 जब हम चेंज कर रहे हैं तो हाफ लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसा कोई ऑर्डर रिएक्शन 0 1 2 क्या आपको याद आ रहा है जहां पर जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर भी हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने बी का डबल किया, हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली बी का रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर था वो था फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अब ये देखो, अब देखो ये जो यहाँ पर 500 500 मतलब बी का फिक्स्ड है यहाँ पर, 3 से 4 जब हम जा रहे हैं,
ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल किया, ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने, सॉरी, ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने हाँ डबल किया है। हाफ लाइफ क्या हो रहा है, हाफ लाइफ हाफ हो रहा है। ए का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमने डबल किया है 2 टाइम्स, बट टी हाफ, ये हाफ लाइफ जो है ये हाफ हो रहा है। मतलब ये जो दो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो, एक सेकेंड, सॉरी, सॉरी ये नहीं हो रहा है। चलो, तो अच्छा, बी के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर हमने देख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो बी का रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब आपको देखना है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन टी हाफ एंड ए का जो कॉन्सेंट्रेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ पर है ना, क्योंकि टी हाफ, जब अब देखो, ए का कॉन्सेंट्रेशन आपने 2 गुना किया है, हाफ लाइफ आधा हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो है। एक जनरल एक्सप्रेशन क्या हमने पढ़ा था कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n−1, ऐसे क्या हमने पढ़ा था। तो ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पर इस केस में हमारा आ रहा है ये, तो ये जो a⁻ क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 जो है यही है n−1, सो n−1 = 1, मतलब n = 2। तो यहाँ पर ए की जगह होगा 2, बी की जगह होगा 1, है ना। तो यहाँ पर शायद मैंने गलत लिखा है, ठीक है, टी हाफ डबल्स इफ a0 डबल्स, टी हाफ डबल्स इफ a0 डबल्स, नहीं नहीं, टी हाफ हाफ हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। टी हाफ डबल्स नहीं है जब a0 डबल है, तो यहाँ पर शायद मैंने गलत देखा हो, तो यही है आंसर, a⁻, कैपिटल ए कॉन्सेंट्रेशन इसका पावर 2, बी के पावर पे 1। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि ए का रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो 2 होगा, बी का रेस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 1, तो टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3, है ना, टोटल ऑर्डर हो जाएगा 3, n = 0 नहीं है, ये 2 होगा, ठीक है। तो हमने रिएक्शन का ऑर्डर रिलेटेड जो है वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, एंड जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। कहीं पर अगर समझ नहीं आया तो ट्राई कि आप उस जगह को दोबारा सुनो, ठीक है, दोबारा वो लेक्चर का वो जो पोर्शन है वो आप देखो, तब भी समझ नहीं आया आता है तो आस्क मी, ओके। सो टिल देन हैव ए नाइस डे।